आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक में संकलित पाठ नमक की व्याख्या पढ़ेंगे। नमक एक सरहदों के विभाजन की कहानी है। उससे जुड़ी हुई भावनाओं को लेकर के लिखी गई है। इसकी मुख्य किरदार हैं सफ़िया। सफ़िया एक मुस्लिम महिला हैं, लेखिका हैं और ये पाकिस्तान जाना चाहती हैं अपने भाइयों के पास। पाकिस्तान में इनके भाई हैं, भाभियां हैं, भतीजियां हैं। उनके पिता की जो अंतिम निशानियां हैं, कब्र है वगैरह, बहुत सारे दोस्त हैं। ऐसी सारी बातें हमको इस पाठ में पता चलती हैं और वे स्वयं लखनऊ में रहती हैं। इस पाठ में हमको ये बात पता चलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है, एक सिख बीवी से मिलती हैं सफ़िया और वो हैरान हो जाती हैं क्योंकि जिस प्रकार जैसी उनकी कद काठी है, जैसा उनका स्वरूप है, वैसी ही लगभग कुछ उनकी माँ हुआ करती थी। माँ से मिलती जुलती लगती हैं एक सिख बीवी इनको, सफ़िया को। तो इनसे यहाँ एक भजन के कार्यक्रम में वो मिलती हैं और फिर जिनके माध्यम से मिलती हैं वो बताती हैं, इन सिख बीवी को बताती हैं कि ये सफ़िया मुसलमान हैं और कल लाहौर जा रही हैं। तो सिख बीवी और सफ़िया की इस प्रकार से किसी के माध्यम से एक जान पहचान होती है और जब पता चलता है उनको कि ये लाहौर जा रही हैं सिख बीवी को, तो लाहौर का नाम सुन कर के वो सफ़िया के पास आके बैठ जाती हैं और बहुत सारी बातें उनको लाहौर के बारे में बताने लग जाती हैं कि कितना खूबसूरत शहर है, कितना प्यारा शहर है लाहौर, कितना उम्दा खाना खाने के शौकीन वहाँ के लोग हैं वगैरह। बहुत सारी उनके वहाँ की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें बताने लग जाती हैं। कीर्तन हो रहा था वो और ये दोनों आपस में बातें करती रहती हैं। सफ़िया ने एक दो बार बीच में पूछा भी कि माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। तो इस बात के जवाब में उन्होंने बताया कि हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। ये सिख बीवी तभी आई थी जब यहाँ ये विभाजन हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तभी आई थी। वैसे तो यहाँ भी वो बोलती है कि कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। वो कहती हैं कि मुझे तो मेरा वतन मतलब अपनी जन्मभूमि, ठीक है, मेरी मातृभूमि तो लाहौर ही है। वो लाहौर को ही मानती हैं अपना। इस प्रकार से जब लगभग 11 बजे कीर्तन समाप्त होता है और ये प्रसाद लेकर के उठने लगती हैं और फिर ये एक दूसरे से विदा होने लगती हैं, तो सफ़िया उनसे पूछती हैं धीरे से कि आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए, अर्थात मुझे बताइए अगर आपको कुछ लाहौर से मंगवाना है तो वे धीरे से हिचकिचाती हुई बोलती हैं कि अगर ला सको तो थोड़ा सा नमक, लाहौरी नमक ले आना। नमक तो हर जगह मिलता है, लेकिन अपने वतन का जो नमक है, अपने देश का, अपनी मातृभूमि का जो नमक है, उसका स्वाद एक अलग ही होता है, उसका महत्व व्यक्ति विशेष के लिए अलग ही होता है। तो वो नमक मंगाती हैं। ठीक इस प्रकार से वहाँ पहुँचती हैं सफ़िया, पाकिस्तान पहुँचती हैं, उनके अपने भाई बंधुओं के साथ में रहती हैं। फिर जब लौटने लगती हैं तो अब एक पैकिंग हो रही होती है, तो उस समय उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो है बादामी कागज़ की एक पुड़िया जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। वो नमक ले लेती हैं, वहाँ से ख़रीद लेती हैं नमक। तो अब वो ले जाना चाहती हैं सिख बीवी के लिए नमक, लेकिन सफ़िया के भाई जो है एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, उनसे बात जब होती है तो वो कहते हैं कि नमक नहीं ले जा सकते, नमक ले जाना गैर कानूनी है। तो और फिर नमक की क्या ज़रूरत आन पड़ी, नमक तो बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के हिस्से में भी बहुत ज़्यादा आया है, हमसे बहुत ज़्यादा नमक आप लोगों के हिस्से में मतलब हिंदुस्तान के हिस्से में आया है। तो इस बात पर ये झल्ला जाती हैं सफ़िया नाम की जो लेखिका हैं। वो कहती हैं मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। जब वो माँ कहती हैं तो भाई को कुछ समझ में नहीं आता कि माँ तो बहुत पहले मर गई, बंटवारे से पहले ही मर गई थी, लेकिन ये किसको माँ कह रही हैं, फिर भी कुछ नहीं कहते हैं वो। यहाँ माँ किसको कहा है, सफ़िया ने सिख बीवी को माँ कहा हुआ है, ये देखने की बात है। इसके बाद में इनकी आपस में बात होती है भाई बहनों की और फिर थोड़ा ज़िद करती हैं ये लेखिका सफ़िया। वो कहती हैं कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से वो कहती हैं कि कानून अपनी जगह ठीक है, लेकिन मोहब्बत की अगर जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, ऐसा कोई मोहब्बत का तोहफ़ा किसी के लिए ले जाना चाहता है तो
कस्टम वाले क्यों रोकेंगे, कहने का मतलब ये है। तो उसके जवाब में इनके भाई कहते हैं, हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। वो कहते हैं कि वो इस तरह से इमोशनल नहीं होते। शायर होने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इतने भावुक भी नहीं होते कि अपनी ड्यूटी के टाइम में कुछ भी ऐसा काम करें जो ड्यूटी के खिलाफ हो। तो फिर वो कहते हैं, भाई उनके कहते हैं, आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घूमा हुआ होता है। अदीब मतलब होता है साहित्यकार। साहित्यकार जो रचनाकार होते हैं उनका दिमाग थोड़ा सा घूमा हुआ होता है। डेफिनेटली वो थोड़े से इमोशनल होते हैं। तो फिर इस बात के जवाब में ये सफ़िया कहती हैं कि अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह ही घूमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह होती। कहने का मतलब कि हमारी तरह सभी इमोशनल होते, सबके लिए भावनाओं का महत्व होता तो दुनिया बहुत श्रेष्ठ होती। इतना लड़ाई झगड़ा और ये सब कुछ दुनिया में नहीं होता। सारी रात पैकिंग करती रहती हैं ये जो सफ़िया नाम की लेखिका हैं। सारी सामान जमा लेती हैं, लेकिन फिर नमक की पुड़िया की बारी आती है तो सोचती हैं कि नमक की पुड़िया कैसे ले जाया जाए। अगर इसे हाथ में लेंगी तो कस्टम वाले सब ये भी तरीका है कि ले जाएं। तो अगर इसे हाथ में ले लें, सबसे पहले कस्टम वालों के सामने इसको रख दें, लेकिन अगर कस्टम वाले नहीं ले जाने देंगे तो क्या करेंगी? फिर वादा कैसे निभेगा इनका, क्योंकि ये अपना वादा जान देकर भी पूरा करने वाले सैयद ख़ानदान से हैं। तो सैयद लोग जो है वादा पूरा करते हैं। तो मेरा वादा पूरा नहीं हो पाएगा उन सिख बीवी से जो नमक लाने का वादा मैंने किया है। इसलिए वो क्या सोचती हैं एक बार कि इसे कीनुओं की टोकरी में ले जा सकते हैं, क्योंकि कीनुओं और केले, वहाँ से केले लेकर के लोग आते हैं और इधर से कीनू लेकर के जाते हैं और इन टोकरियों को कोई नहीं देखता। ये बात सफ़िया ने देखी हुई है। वो नमक की पुड़िया उठा करके टोकरी की तह में रख देती हैं, कीनुओं को खाली करती हैं एक बार और फिर वहाँ उस पुड़िया को रख देती हैं। इसके बाद में छुप जाती है वो पुड़िया, अच्छे से उसके ऊपर से कीनू रख देती हैं तो पुड़िया छुप जाती है और फिर वो सोने की कोशिश करती हैं, लेट जाती हैं। और यह पाकिस्तान, फिर रात के सन्नाटे में वो सोचती हैं, ठीक है ये पाकिस्तान था, यहाँ उनके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बहुत प्यार करने वाले लोग थे। बाप की कब्र थी, यानी पिता भी यहीं दफनाए गए थे। नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थे जो बड़ी मासूमियत से पूछते थे, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से वो छोटे छोटे बच्चे अपनी बुआ से पूछते थे, सफ़िया से। तो यहाँ पर फिर एक इमोशनल बात, वो एक भावुक बात कहती हैं कि उनके और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कस्टम मतलब ये एक डिवीज़न, सरहद के पास का एक ऐसा सरकारी इलाका था जहाँ से होकर के गुजरना पड़ता था सबको, और एक इलाके से हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने में इसको पार करना पड़ता था। लगभग साल भर बाद आया करती हैं सफ़िया, हर साल आती हैं लाहौर, तो साल भर बाद फिर दोबारा से आएंगी और फिर धीरे धीरे वो इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते सो जाती हैं। होते होते वो सपना देख रही होती हैं कि दो बेजान सी परछाइयाँ उसको सपने में दिखाई देती हैं। 2 लोग बैठे हुए हैं मकबरे की सीढ़ियों के पास में, इकबाल के मकबरे की सीढ़ियों के पास में, और वहाँ पर वो आपस में बात कर रहे हैं कि तो तुम कल चली जाओगी। तो एक दूसरी परछाई जवाब देती है, हाँ अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल या शायद कभी नहीं, ये जवाब देते हैं। यहाँ पर ये बातचीत जो हो रही है ये सफ़िया की किसी दोस्त से हो रही है, जो सफ़िया स्वयं ही जाने वाली, जो हिंदुस्तान चली जाने वाली सफ़िया ही है स्वयं, और कब आएगी वो 1 साल बाद आती है। तो यही बात वो यहाँ इस सपने में दोहरा रही है। और अचानक ऐसे में उसको लगता है कि मान लो कि वो मकबरे की सीढ़ियों के पास जो पत्तियाँ थीं, घास की पत्तियाँ थीं, दूब की पत्तियाँ थीं, उनमें से कुछ तोड़ना चाहती है और कुछ ठंडा लगता है, इसके कारण से उसकी नींद खुल जाती है, आँख खुल जाती है। हालांकि वो जो ठंडा लगा वो रसीले ठंडे किन्नू थे जो किसी दोस्त ने उनको दिए थे, और ये कहते हुए दिए थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है, अर्थात हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक रहे हैं हमेशा से, तो उसका ये प्रमाण है, उसका ये मेवा है। तो इस प्रकार से इस मंज़र को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद में अगला दृश्य है
कि सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी होती हैं और जाने की तैयारी कर रही होती हैं, ट्रेन आने वाली होती है। वहाँ उनका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगता है, तो अचानक से उनको एक झिरझिरी सी आती है और वे मन ही मन फैसला करती हैं कि वे मोहब्बत के इस तोहफे को चोरी से नहीं ले जाएंगी, वो कस्टम वालों को दिखा कर के नमक ले जाएंगी। तो जो फटाफट से वो बाहर आती हैं और किन्नुओं की टोकरी में से पुड़िया निकाल करके अपने हैंडबैग में रख लेती हैं। फिर एक कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ती हैं और उससे बोलती हैं कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो पूछते हैं, कहते हैं फरमाइए। तो वो पूछती हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो वो हैरान होकर जवाब देता है कि मेरा वतन दिल्ली है, और फिर ये भी कहता है कि आप भी तो हमारी तरफ की ही मालूम होती हैं, अपने किन्हीं अजीज़ों से मिलने आए। अजीज़ मतलब रिश्तेदार, करीबी लोग अजीज़ कहलाते हैं, तो उनसे मिलने आई होंगी। तो इसके बाद में फिर वो बताता है कि मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। और फिर इसके बाद में सफ़िया जो है नमक की पुड़िया निकाल कर उनको सब कुछ बता देती हैं धीरे धीरे। और जब उनको सारी बात पता चलती है, वो जो कस्टम ऑफिसर यहाँ पर लाहौर में होते हैं उनको पता चलती है, तो वो उस पुड़िया को अपने दोनों हाथों से उठा करके लपेटते हैं और स्वयं सफ़िया के बैग में रख देते हैं और कहते हैं कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजरती है कि कानून हैरान रह जाता है। अर्थात यहाँ वो भी भले कानून के रखवाले हैं, लेकिन मोहब्बत को कानून से श्रेष्ठ समझते हैं और सफ़िया को वो नमक ले जाने देते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं सफ़िया और फिर अटारी नाम का जो स्टेशन है वहाँ पाकिस्तानी पुलिस उतर जाती है, हिंदुस्तानी पुलिस सवार होती है। लाहौर कहाँ ख़त्म हुआ और अमृतसर यानी हिंदुस्तान कहाँ से शुरू हो गया, पाकिस्तान कहाँ ख़त्म हुआ और हिंदुस्तान कहाँ से शुरू हो गया, इसका कोई एक ठीक रेखा नहीं समझ में आती। एक जैसे लोग हैं, एक जैसी सूरतें हैं, उनके एक जैसे पहनावे हैं, एक जैसा लबो लहजा है, अंदाज़ है, और इस प्रकार से एक जैसी उनकी बोलचाल है, तो उन सब में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। फिर यहाँ अमृतसर पहुँचती हैं सफ़िया, तो अमृतसर में कस्टम वाले लोग फर्स्ट क्लास के डिब्बों के सामान की जांच के लिए वहीं आ रहे होते हैं, वहीं होते हैं, डिब्बे के सामने ही होते हैं। तो यहाँ भी वो जाकर के एक नौजवान कस्टम ऑफिसर के पास जाती हैं और जो देखने में बंगाली लग रहे थे, तो उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं ये मेरे पास नमक है थोड़ा सा, और ऐसा कह के वो सारी बात कह सुनाती हैं। सारा जो किस्सा था, किसने नमक मंगाया, कैसे मंगाया, ये सारी बात सुना देती हैं, उनको बता देती हैं। जब उनकी बात पूरी होती है तो वो कस्टम ऑफिसर उनको ले जाते हैं एक रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के किनारे पर एक कमरे में ले जाते हैं। वहाँ पर बुला करके उनको चाय पिलाते हैं और चाय पीते पीते बात करते हैं और बताते हैं कि वो उनका वतन ढाका है, ठीक है। और इस बात को वो बड़े गौरव से, गर्व से बताते हैं कि वो ढाका उनका वतन है और वे जब डिवीज़न हुआ था तब वो यहाँ आए हैं और उस समय लगभग उनकी उम्र कोई 12-13 साल रही होगी। ऐसी सारी बातें बताते हैं। एक वो बुक निकाल के देखते, उसी समय एक पुस्तक निकाली होती है उन्होंने अपने उस एक ड्रॉवर से अलमारी में से, जिस पर लिखा रहता है शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। अर्थात किसी शमसुल इस्लाम ने सुनील दास गुप्त को जो है एक जो गिफ्ट दी है वो बुक है और 1946 में दी हुई है, ऐसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था। तो सफ़िया हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि आपका वतन है ढाका। तो वो बताते हैं कि हाँ, मैंने आपको बताया ना कि मेरा वतन ढाका है। फिर उसके बाद में चाय की प्याली ख़त्म करके वे लोग बात करते हैं। वो व्यक्ति भी जो सुनील दास गुप्त नाम का व्यक्ति है, जो कस्टम ऑफिसर है यहाँ पर दिल्ली में, ये अमृतसर में है, तो वो भी अपने गांव, अपने इलाके के, अपने वतन के डाब को याद करता है। जैसे लाहौर के नमक को ये जो सिख बीवी थी वो याद करती थीं, ऐसे ही ये व्यक्ति भी डाब को याद करता है। वो कहता है वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है, हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। इस प्रकार से सफ़िया देखती हैं कि हर इंसान को अपने वतन से, अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार है। हर व्यक्ति को अपने इलाके में पाई जाने वाली चीज़ें बहुत अजीज़ लगती हैं, बहुत अनोखी लगती हैं, अद्वितीय लगती हैं। तो इस प्रकार से उठते वक्त वो यहाँ पर भी वो व्यक्ति जो है इनको नमक ले जाने से मना नहीं करता। वो उस बैग में
इनके हैंडबैग, लेखिका के हैंडबैग में, सफ़िया के हैंडबैग में उस नमक की पुड़िया को रख देता है और खुद उस बैग को उठा करके आगे आगे चलने लगता है। और फिर इनका बैग पकड़ा करके जब ये अमृतसर के पुल पर चढ़ रही होती हैं सफ़िया, तो चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ा रहता है और अपने वतन के बारे में शायद वो सोच रहा होता है। इधर सफ़िया भी सोचती जा रही हैं कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। व्यक्ति अपनी जीविका के लिए कहीं भी आया है, व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का मारा हुआ कहीं भी आया है, चाहे वो ढाका से हिंदुस्तान आया हो, चाहे हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया हो, चाहे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया हो। ये सारे उदाहरण अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी मातृभूमि से बहुत बहुत प्यार करने वाले लोगों के हैं। तो इसलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि लोग अपनी मातृभूमि को, अपने वतन को कभी नहीं भूल सकते, चाहे वो वहाँ से कितनी ही दूर हों, कितने ही अलग हों, लेकिन वो दूर रहकर के भी अपने वतन के करीब होते हैं। इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है, समाप्त होता है। नमक पाठ का एक्सप्लेनेशन था। आशा है आपके लिए ये बहुत उपयोगी साबित होगा, पाठ की कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी मदद करेगा और इस प्रकार से आप परीक्षा के लिए इसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक नए वीडियो में फिर से मिलती हूँ।